हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम लोग देखेंगे थोड़ा कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बिकॉज हम लोग को जब रेंज निकालने में जब डोमेन फाइनाइट इंटरवल आता है तो उस केस में हम लोग को इसका कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ता है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट का यूज़ करके रेंज फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्विकली देखेंगे एक बार कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट, ताकि अगर मतलब डोमेन अगर फाइनाइट इंटरवल में आए तो उसका रेंज हम लोग आसानी से फाइंड कर सकें। हाँ, एक चीज़ और देखो, ये मैक्सिमा मिनिमा जो है ये पूरा एक टॉपिक ही है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पूरा एक फुल टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्विकली देखेंगे जितना रेंज निकालने में काम आए। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, ये जो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है ये है एक्चुअली टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो इसके लिए आपको डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन आना मस्ट है, ज़रूरी है। तो वैसे फिजिक्स वालों की कृपा से तो ये तो लगभग सभी बच्चे को डिफरेंशिएशन जो है, बेसिक डिफरेंशिएशन वो पता होता है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वाले तो स्टार्टिंग में मतलब 1-2 माह तो यही सब पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो हम ये सोच के चलेंगे कि आप सबको डिफरेंशिएशन अच्छे से, मतलब अच्छे से क्या, बेसिक ज़रूरी है, बेसिक डिफरेंशिएशन मालूम होगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन मालूम है तो ही हम लोग ये इसका कंसेप्ट समझ पाएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मालूम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंक्रीज करे। ठीक है, अब देखो कोई फंक्शन दो तरीके से इंक्रीज कर सकता है। ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नाम से इसका पता चल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हमेशा इंक्रीज करे, कहीं पे ये रुके नहीं। ठीक है, मतलब पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे, कहीं पे ये नहीं रुके। और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि डिक्रीज नहीं करे, मतलब या तो इंक्रीज करे या रुका रहे, मतलब कांस्टेंट हो। तो इसमें ऐसे हो सकता है कि लो इंक्रीज किया, थोड़ा देर रुका रहा, फिर जाके इंक्रीज किया, तो इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, मतलब या तो इंक्रीज करेगा या नहीं तो रुका रहेगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों के लिए कंडीशन क्या होगा। अब कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगा जब इसका डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाए तब हम लोग बोलेंगे ये नॉन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करे, मान लो हमको चेक करना है कि इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और पॉजिटिव या जीरो आ जाए तो बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे समझना है, यहाँ पे इक्वल टू जो जीरो है वो एक इंटरवल के लिए होना चाहिए। देख रहे हो, मतलब अच्छा ये क्यों ग्रेटर देन जीरो होता है, क्यों इक्वल टू जीरो होता है, ये पूरा हम डीप में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये इंक्रीज करने के लिए ग्रेटर देन जीरो, अब रुका हुआ, अब आगे वहीं पे मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ोगे कि जब फंक्शन रुका हुआ है, कांस्टेंट है, तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स होता है जीरो। तो नॉन डिक्रीजिंग के लिए इक्वल टू जीरो लगाए हैं, बट इक्वल टू जो होना चाहिए, मतलब इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो एक फिक्स इंटरवल के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि एक पॉइंट पे इक्वल टू जीरो आ गया तो हम लोग उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है क्लियरली कि इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर इंटरवल नॉट
फॉर ए पॉइंट, मतलब ये इक्वल टू जीरो एक पॉइंट के लिए नहीं होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए किसके लिए, तो एक इंटरवल के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो गया। फिर दूसरा ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का। नेक्स्ट दूसरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये भी दो टाइप से, कोई फंक्शन दो टाइप से डिक्रीज कर सकता है। पहला जो होगा वो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा इसमें होगा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, कहीं पे रुके नहीं, ठीक है। और नॉन इंक्रीजिंग मतलब जो इंक्रीज नहीं करे, मतलब या तो डिक्रीज करे या रुका रहे, ठीक है। मान लो देखो ये यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर रुका है, फिर डिक्रीज किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या होगा क्राइटेरिया, मतलब क्या रूल होगा, तो कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब कहा जाएगा जब उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो, ठीक है। और नॉन इंक्रीजिंग कब कहा जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे इक्वल टू भी लगेगा, और यहाँ पे भी क्या बोलेंगे कि इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी होल्ड फॉर इंटरवल, ठीक है, नॉट फॉर ए पॉइंट। पॉइंट के लिए इक्वल टू नहीं हो, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पे अगर जीरो के बराबर होता है तो उसको हम लोग नॉन डिक्रीजिंग नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बोलेंगे, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग नहीं। तो चलिए ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। मतलब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, एंड डिक्रीजिंग तब होगा जब वो उसका डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है। तो कोई फंक्शन को चेक करना है तो हम लोग ऐसे आसानी से चेक कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक हम फिगर बनाते हैं, और इस फिगर से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और उस फिगर के हेल्प से ही हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ये मैं एक फिगर बना दिया, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, एंड पॉइंट ले लिए AB, ठीक है। अब मैं और ये पॉइंट ले लेता हूँ x1, ये मैं ले लेता हूँ x2, और ये मैं ले लेता हूँ x3, ठीक है। और ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ x4, ठीक है। चलिए तो देखो अगर हम बात करें a से x1 तक, तो a से x1 तक देखो फंक्शन इंक्रीज किया है, यहाँ पे फंक्शन क्या किया है, इंक्रीज किया है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। फिर देखो x1 से x2 तक की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन देखो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब निगेटिव होगा, डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव हुआ होगा, और इंक्रीजिंग मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ होगा, ठीक है। फिर x2 से x3 की बात करें तो फिर से देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ होगा। फिर x3 से x4 की बात करें तो फंक्शन फिर से डिक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है मतलब डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव हुआ होगा। और फिर x4 से b तक जो है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है फंक्शन, पहले इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म समझते हैं, जहाँ पे ये फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदलता है, जैसे ये पॉइंट, ठीक है, मतलब पॉइंट x1, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदलता है मतलब x2, x3, x4, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले लिखते जाते हैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट,
ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, तो देखो निकलेगा कैसे ये, तो यहाँ पे dy/dx पॉजिटिव और फिर इधर निगेटिव, तो इस पॉइंट पे dy/dx ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे भी dy/dx ज़ीरो होगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो, ठीक है। तो बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे ऐसे, बोलेंगे ए पॉइंट वेयर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज आइदर ज़ीरो और अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब dy/dx ज़ीरो भी हो या अनडिफाइंड हो तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इस फिगर में बात करें, एग्जाम्पल भी नहीं बोलेंगे, इन एबव फिगर में क्या है क्रिटिकल पॉइंट, तो x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड x4, ठीक है। ये सभी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है, ठीक है। तो आप निकालोगे कैसे, जैसे फंक्शन गिवन हो तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करो और उसको जीरो से इक्वेट करो, तो जीरो से इक्वेट करने पे जो जो पॉइंट आएगा, उसको सॉल्व करने पे जो जो पॉइंट आएगा वही होगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा में दो टाइप होता है, एक होता है लोकल मैक्सिमा और एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। तो पहले हम लोग लोकल मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं। हम लोग देखते हैं लोकल मैक्सिमा, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे एकदम मतलब जो ज़रूरत है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग रेंज फाइंड कर सकें। क्योंकि देखो ये तो एक पूरा टॉपिक ही है, ये जो मैक्सिमा मिनिमा पूरा एक टॉपिक ही है, पूरा टॉपिक के रूप में पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे, बट यहाँ पे हमको जो ज़रूरत है उतना ही बताऊँगा। तो देखो लोकल मैक्सिमा क्या होता है, तो बोलते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीज करता हो और एकाएक डिक्रीज करने लगे, तो जिस पॉइंट पे ये चेंज करता है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदलता है, वो पॉइंट कहलाता है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। मतलब बोलेंगे कि वैसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदल जाए, उस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। तो देखो x1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया और x3 भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि x3 के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और बाद में डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदल जाए तो क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदल जाए तो क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो x2 पे देखो, डिक्रीज कर रहा है फंक्शन और एकाएक इंक्रीज करने लगे, तो ये जहाँ पे चेंज करता है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगा, मतलब f(x2) वैल्यू होगा, उसको लोकल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। और फिर यहाँ भी x4 भी क्या होगा, तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदल रहा है, तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदले तो लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। लोकल मैक्सिमा किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि ए पॉइंट अबाउट विच फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। अच्छा, ये इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ये हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ, तो जैसे देखो ये x1 पर देखे तो इधर से देखना है, इधर से इधर की तरफ देखना है, तो इधर से इधर की तरफ देखोगे तो क्या होगा, पहले इंक्रीजिंग था अब डिक्रीजिंग में बदल गया, तो x1 को कहेंगे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर इधर से हम देखें तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदला है, तो इधर से इधर नहीं देखना है, ठीक है, आपको इधर से इधर नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है, आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है, ठीक है। तो अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो एकाएक बदल के डिक्रीज कर जाए तो वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये वैल्यू जो होगा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा f(x1), तो f(x1) कहलाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू,
ठीक है, और x1 कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो लिखते हैं ए पॉइंट अबाउट विच फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ए पॉइंट अबाउट विच फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन at that point is called local maximum value। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो लोकल मैक्सिमा क्या हुआ, तो बोलेंगे कि जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदले उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो बोलेंगे इन एबव फिगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, तो देखो x1 के अबाउट इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदला, फिर x3 के अबाउट इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदला, तो x1 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड x3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। ठीक है, तो इन एबव फिगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू x1 एंड x3, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा fx1 एंड fx3। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो, मतलब fx1 एंड fx3। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता दूं, मतलब लोकल मैक्सिमम जो होता है वो फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होगा, सबसे बड़ा वैल्यू नहीं होगा। लोकल मैक्सिमम मतलब अपने आसपास में सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू अपने आसपास में ही। ठीक है, तो उसको हम लोग फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू छोटा हो जाए लोकल मिनिमम वैल्यू से भी। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू fx1 है, आगे चल के देखो यहाँ पे x4 पे लोकल मिनिमम मिल रहा है जो कि लोकल मैक्सिमम से भी बड़ा हो गया। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोकल मैक्सिमम मतलब ये नहीं समझना है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या लोकल मिनिमम का मतलब ये नहीं समझना है कि फंक्शन का मिनिमम सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, और भी छोटा उससे वैल्यू हो सकता है। चलिए, तो लोकल मैक्सिमम हम लोग समझ गए। अब लोकल मिनिमम देखते हैं। तो लोकल मिनिमम ये हो गया, मतलब बोलेंगे वैसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में बदलता हो। ठीक है, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा क्या बोलेंगे, तो ए पॉइंट अबाउट विच फंक्शन चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। यहां भी देखना है कैसे, तो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ए पॉइंट अबाउट विच फंक्शन चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा and the value of function at that point is called local minimum value। ठीक है, तो हम बोले इन above figure पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा, तो x इक्वल टू देख लो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा, तो x इक्वल टू x2 हो जाएगा एंड x इक्वल टू x4 हो जाएगा। ठीक है, तो लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू x2, x4। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगा fx2 एंड fx4, मतलब x2 एंड x4 पे फंक्शन का वैल्यू। ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो हर एक हमको मेन जो समझना है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू समझना है, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम।
बट यहाँ पे ये भी हम डायरेक्टली उसको बताएंगे तो हो सकता है कि वो बाउंस कर जाए, इसलिए मैं इसको बता के इसको बताऊंगा। मतलब देखो अभी हम लोग क्या समझे, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो आप देख सकते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो लोकल मैक्सिमा मतलब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो, एंड लोकल मिनिमा मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो एक चीज़, आपको तो हर एक फंक्शन का ग्राफ तो नहीं दिया होगा ना, तो आप पहचानोगे कैसे कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कौन है क्या है। ये सब पहचान करने के लिए ध्यान देना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो ये x1 x2 x3 एक्चुअली क्या है, तो ये dy/dx को जीरो से इक्वेट करने पे आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कोई फंक्शन दिया है, जैसे मान लो फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आपको dy/dx फाइंड करना है, मतलब एफ डैश एक्स, और इसको जीरो से इक्वेट करना है। तो जीरो से इक्वेट करोगे तो ये मान लो पॉइंट आ गया, मान लिए कि सॉल्व करने पे आ गया लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड x4, ये आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आया, तो आपको क्या करना है, तो ये चारों पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, ठीक है। ये चारों पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। ये हो गया x1, ये हो गया x2 x3 एंड x4, ठीक है। अब देखो आप इसका साइन स्कीम पता करो, ये dy/dx का साइन स्कीम पता करो कैसे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है, उस तरीके से आप साइन स्कीम पता कर लो, ठीक है। मान लो कि ये पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मान लो ऐसा आ गया, ठीक है। हम इसके अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह आपको साइन स्कीम आएगा। ये सब से आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपको बनाना नहीं होगा और ना ही बनाने को बोलेगा कहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स निकालना है। अब y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा तो dy/dx फाइंड करना है, उसको जीरो से इक्वेट करना है और सॉल्व करना है, और जो भी आए उसको क्या करना है, तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। तो ये सारा हो गया x1 x2 x3 x4, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब ऐसा साइन स्कीम निकालोगे तो मान लो इसका साइन स्कीम ऐसा आ गया, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से x1 के लिए क्या आया, तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से x1 के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से x1 के बीच में बोलेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कैसा होगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। ये इस बीच में माइनस इन्फिनिटी से x1 के बीच में। तो देखो ग्राफ में भी वैसे है, ठीक है। अच्छा ग्राफ देखो a से शुरुआत कर रहा है, तो आप भी यहाँ a से कर सकते हो, ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बदले आप यहाँ a से कर सकते हो, ठीक है। a से लेकर और लास्ट क्या है b तक, ठीक है। तो a से लेकर x1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है इसका डेरिवेटिव, दैट इज फंक्शन कैसा, तो इंक्रीजिंग। फिर x1 से x2 तक निगेटिव है फंक्शन का डेरिवेटिव, x1 से x2 तक फंक्शन का डेरिवेटिव, उधर नहीं देखना है, छोड़ो अभी उधर नहीं देखते हैं। x1 से x2 तक फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव। तो हम लोग क्या देखे थे, अभी देखे थे कि फंक्शन कोई डिक्रीजिंग तब होगा जब उसका डेरिवेटिव निगेटिव हो, तो यहाँ निगेटिव है तो बोलेंगे डिक्रीजिंग। फिर यहाँ पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, फिर यहाँ निगेटिव तो डिक्रीजिंग, फिर यहाँ इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत है नहीं हमको। देखो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीज पहले किया, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। x1 को पता करना है कि x1 कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि x1 के पहले क्या है, तो x1 के पहले इंक्रीजिंग है, तो आप ऐसे बनाते जाओ, ऐसे इंक्रीज और फिर बाद में डिक्रीज। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, तो लोकल मैक्सिमा बन गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो x1 है वो कैसा है, तो लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। फिर x2 को क्या बोलोगे, तो x2 को बोलोगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। और फिर x3 को क्या बोलोगे, तो x3 के पहले फिर पॉजिटिव बाद में निगेटिव, तो इसको भी बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और x4 को क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा,
ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। अब देखो, अब एक आता है ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। तो ये ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम जो होता है वो ऑलवेज एक इंटरवल में हम लोग फाइंड करते हैं, एक फिक्स इंटरवल दिया होता है उसमें फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम इंटरवल उसी के चलते लेकर चले हैं, ए से बी। तो ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है फंक्शन का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, फंक्शन के सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को, सबसे बड़े वैल्यू को बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। अब ये कहाँ पे मिल सकता है? तो ये सब पॉइंट पे भी मिल सकता है, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम पे भी मिल सकता है, लोकल मैक्सिमम पे भी मिल सकता है, या नहीं तो एंड पॉइंट पे मिल सकता है, ठीक है। एंड पॉइंट पे देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो ये है, एंड पॉइंट में मिला, दैट इज बी पे मिला, मतलब बोलेंगे एफ बी। और सबसे लोएस्ट वैल्यू, सबसे लोएस्ट वैल्यू को बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे मिला? तो देखो एंड पॉइंट पे भी मिल सकता था अगर और नीचे जाता तो, लेकिन एंड पॉइंट से भी नीचे जो है वो ये है x2, मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? तो fx2, ठीक है, ये fx2 हमको सबसे लोएस्ट वैल्यू मिल गया। तो हम लोग डिफाइन थोड़ा कर लेते हैं, ग्लोबल मैक्स एंड ग्लोबल मीन, ठीक है, ग्लोबल मैक्स वैल्यू, ठीक है, या इसी को बोलेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, या और भी बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सब इसका डिफरेंट डिफरेंट जो नाम होगा वो हम लोग वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब कि फंक्शन का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो कहलाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसको क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन गिवन इंटरवल, ठीक है। तो यहां पे इस फिगर में ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो इस फिगर में ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एफ बी है, ठीक है। तो बोलेंगे इन एबव फिगर, इन एबव फिगर, इन एबव फिगर ग्लोबल मैक्स वैल्यू इक्वल टू बोलेंगे एफ बी, ठीक है, एफ बी ग्लोबल मैक्स वैल्यू है। फिर देखो लिखते हैं ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, या इसी को बोलते हैं लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको वही लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन गिवन इंटरवल, ठीक है, लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन गिवन इंटरवल, मतलब गिवन इंटरवल में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। अब बोलेंगे इन एबव फिगर, इस फिगर में ग्लोबल मिनिमम क्या है? तो बोलेंगे इन एबव फिगर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, तो देखो सबसे छोटा वैल्यू क्या है इस इंटरवल में? सबसे छोटा वैल्यू क्या है? तो सबसे छोटा वैल्यू जो है वो fx2 है। तो fx2 होगा सबसे छोटा वैल्यू, दैट इज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हो गया fx2। तो देखो रेंज क्या होता है एक्चुअली, हमको मेनली तो देखना है रेंज ना। तो रेंज जो फंक्शन का होगा वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू से लेकर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू तक होगा। मतलब बोलेंगे रेंज जो होगा वो ग्लोबल मीन से लेकर ग्लोबल मैक्स वैल्यू तक होगा, ठीक है। यानी इस ग्राफ के लिए रेंज हो जाएगा ग्लोबल मीन जो वैल्यू है वो fx2 है, और fx2 से लेकर कहाँ तक? तो fb तक होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेंज। वैसे आप देख सकते हो फिगर में, फिगर का जो सबसे छोटा वैल्यू है ये है fx2 एंड सबसे बड़ा वैल्यू है वो है fb। इसी से इसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में फंक्शन अपना लाई कर रहा है, तो रेंज हो जाएगा क्या? तो fx2 से लेकर fb, ठीक है। अब बोलोगे कि अब फाइंड कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ तो ग्राफ बना था, तो ग्राफ से देख के हम लोग बता दिए कि ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मीन क्या हुआ, बट फाइंड कैसे करेंगे? तो फाइंड करने के लिए ध्यान से देखना, आपको करना है dy by dx फाइंड करना है।
उसको जीरो से इक्वेट करना है, ठीक है। अब देखो ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मीन फाइंड करने के लिए ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो समझने के लिए बस था, ठीक है। देखो एक्चुअली में देखो यहाँ से ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मीन कहाँ पे मिल सकता है, तो आपको ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मीन मिल सकता है एंड पॉइंट पे या नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है। एंड पॉइंट पे या नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट पे हमको ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मीन मिल सकता है। तो हम लोग बोलेंगे ये लोकल मैक्स लोकल मीन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, तो हमको मान लो हमको चाहिए ग्लोबल मैक्स एंड ग्लोबल मीन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। चलो तो इसका क्या मेथड है हम लोग अलग से देख लेते हैं कि मेथड टू फाइंड ग्लोबल मैक्स एंड ग्लोबल मीन वैल्यू एंड इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। तो देखो अगर मान लो आपको गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, फ्रेश एक फंक्शन गिवन है, आपको इसका ग्लोबल मैक्स एंड ग्लोबल मीन फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, तो इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे यानी कि एफ डैश एक्स, और इसको जीरो से इक्वेट करोगे, ठीक है। एंड इसको सॉल्व कर देना है, एंड इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मान लो सॉल्यूशन आ रहा है x का वैल्यू मान लो x1 x2 x3, ठीक है, x4 x5, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है, या ज़रूरी नहीं है एक भी आ सकता है, या चलो 3 ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं 3 लेते हैं। तो मान लो x1 x2 x3 आया सॉल्यूशन, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करने पे सॉल्यूशन आया, ये 3 सॉल्यूशन आया। तो अब इसके बाद क्या करना है कि आपको फाइंड करना है, अब देखो नंबर लाइन ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। नंबर लाइन ये सब लोकल मैक्स लोकल मीन के लिए करते हैं, ठीक है, और वो सब ये मेन समझने के लिए हम लोग किए थे। तो देखो फाइंड क्या करेंगे, तो फाइंड करेंगे हम लोग एफ ए क्यों, क्योंकि ए एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो ए मतलब ए पे फंक्शन का वैल्यू यानी एफ ए निकाल लो, फिर x1 पे निकाल लो फंक्शन का वैल्यू, तो एफ x1, फिर x2 पे तो एफ x2, फिर एफ x3 एंड एफ बी। देखो क्या किए, फंक्शन का वैल्यू फाइंड किए कहाँ पे, तो x1 x2 x3 पे एंड a एंड b पे। तो हो गया क्या, एफ ए निकल गया, एफ x1 एफ x2 एफ x3 एंड एफ बी निकल गया, ठीक है। ये निकलने के बाद हम लोग लिखेंगे ग्लोबल मैक्स वैल्यू क्या होगा, तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा वही हो जाएगा ग्लोबल मैक्स वैल्यू, ठीक है। आपको दिख ही जाएगा अगर वैल्यू निकालोगे, तो मान लो इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 15, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 4, कुछ भी ऐसे आएगा, तो ग्लोबल मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे मैक्सिमम अमोंग दिस वैल्यूज, ठीक है। इसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। मान लो कुछ भी हो सकता है, मान लो ये वो एफ x3 हो गया, तो मान लिए एफ x3, ठीक है, ये माने हैं, ये कोई भी ये नहीं है, हम मान लिए कि ये सबसे बड़ा है। तो ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मिनिमम अमोंग दीज वैल्यूज। ध्यान से देखना, ये सब जो फाइंड किए ना, इसमें सबसे जो छोटा होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मान लिए कि एफ ए सबसे छोटा वैल्यू है, तो बोल देंगे एफ ए, ठीक है, ये भी माने हैं, लेट किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबसे छोटा वैल्यू एफ ए, और एफ x3 हो गया सबसे बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब बोला जाएगा रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, तो बोलेंगे रेंज जो होगा वो हो जाएगा सबसे छोटा से, मतलब ग्लोबल मिनिमम से ग्लोबल मैक्सिमम तक, यानी एफ ए से लेकर कहाँ तक, तो एफ x3 तक। ये हो जाएगा अपना फंक्शन का रेंज, ठीक है। तो रेंज फाइंड करने में इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। देखो एक चीज़ बोला कि फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इन x बिलोंग्स टू 0 से 3। अब देखो अगर ये नहीं दिया रहा था, ये x बिलोंग्स टू 0 से 3 ये नहीं दिया रहा था, तो हम लोग बोल देते ये तो क्यूबिक है। और क्यूबिक का रेंज क्या होता है, तो पिछले क्लास में बताया था क्यूबिक का रेंज होता है ऑल रियल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे x जो होगा वो 0 से 3 ही लेना है, इससे आगे या इससे पीछे नहीं लेना है, ठीक है। तो x 0 से 3 लेने का मतलब क्या हुआ, x 0 से 3 लेने का मतलब इसका डोमेन एक फिक्स इंटरवल में दे दिया, ठीक है। एक्चुअल में इसका डोमेन फिक्स इंटरवल नहीं होता, लेकिन बोल दिया कि नहीं देखो डोमेन इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है, औकात में रहना है।
तो इस इंटरवल के लिए हम बोले कि रेंज फाइंड करो, तो क्या करेंगे, तो डोमेन आ गया यहाँ पे फाइनाइट नंबर, तो फाइनाइट नंबर आ गया, तो रेंज फाइंड करने के लिए मोनोटोनिसिटी मतलब कि यही मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो क्या होगा, 3 6 एक्स स्क्वायर, आपको पता होगा डेरिवेटिव, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 ये होता है। जैसे x का पावर 5 का क्या होगा, तो 5 इंटू में आ जाएगा, और x का पावर क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, x क्यू है तो उसका क्या होगा, तो 3 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब ज़्यादा बताएंगे आपको तो आपका टैलेंट भी बुरा मान जाएगा, क्योंकि आपको तो ये पता ही होगा। ठीक है, तो चलो ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। 3 इंटू में आया तो 3 2 जा 6 हो गया, और एक्स क्यू था, एक पावर कम हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर क्या हुआ, तो माइनस 9 इंटू 2, ये देखो 2 इंटू में आएगा तो 18 हो जाएगा, और पावर 2 है उसमें से एक कम होगा तो हो जाएगा x, एंड 12, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हो गया प्लस 12। अब इसको 0 से इक्वेट कर लो तो क्या होगा, तो 6 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, और 6 भी उधर डिवाइड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा क्या, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, एंड आ गया x का वैल्यू 1 एंड 2। तो बोले क्या थे हम कि dy बाई डी एक्स निकालो और उसको 0 से इक्वेट करो, 2 वैल्यू आ गया। अब ये 2 वैल्यू कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। जैसे ये आया था ना x1 x2 x3, 3 क्रिटिकल पॉइंट आया था, हमको यहाँ पे कितना क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 2 आ रहा है। अब क्या करना है, तो अब एंड पॉइंट पे और ये क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग फाइंड कर देंगे क्या, तो एंड पॉइंट यानी 0 एंड 3 एंड साथ में 1 2 पे भी फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर देंगे। मतलब हम लोग फाइंड करेंगे f0, फिर f1, फिर f2 एंड फिर f3। ठीक है, ये सब फाइंड करेंगे, और इसमें से जो सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा आएगा वो ग्लोबल मैक्सिमम, और सबसे छोटा आएगा वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो f0 निकालो तो 0 0 0 0 6 आ गया, फिर 1 निकालो तो कितना हो गया, तो 2 लो लिख देते हैं, 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6 ये आ गया। तो ये कितना आएगा, 3, ये 3 और 3 6 9, अब प्लस 2 11 आ गया। फिर 2 पुट करो तो आ जाएगा कितना, 16, और फिर यहाँ पे 2 तो 36, और फिर यहाँ पे 2 तो 24, और प्लस 6, तो ये कितना आ गया, तो इसको कैलकुलेट करने पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10। अब देखो 3 पुट करो तो 3 पुट करने पे क्या आएगा, तो 3 का क्यू 27 इंटू 2 54, और माइनस ये आ जाएगा 9 इंटू 9 81, और फिर 12 इंटू 3 36, और प्लस 6 ये आ गया। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो आया 6 11 10 एंड 15, तो हम पूछें कि इसमें ग्लोबल मैक्स क्या होगा, तो ग्लोबल मैक्स वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, एंड पॉइंट पे यहाँ पे 15 मिला तो 15 ग्लोबल मैक्स, एंड ग्लोबल मीन वैल्यू कितना होगा, तो ग्लोबल मीन वैल्यू हो गया 6। ठीक है, तो दोनों एंड पॉइंट पे ही मिल गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ग्लोबल मैक्स वैल्यू 15, ग्लोबल मीन वैल्यू 6, तो हम लोग बोल देंगे क्या कि इसका रेंज जो होगा वो हो जाएगा 6 to 15। ठीक है, 6 से लेकर 15 तक इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ये सब समझना है, अपने से खुद से भी दिमाग लगाना है। जैसे बोले कि फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू इतना इन, अब 0 से 3 दिया है आपको, अगर 0 से 3 ना देकर बोल दे x बिलोंग्स टू, आपको दे दे मान लो -1 to 1। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट आया 1 2, तो इसमें आपको 2 पे नहीं चेक करना है। ठीक है, 2 पे चेक करना ही नहीं है, क्योंकि अपने को 2 जो आया वो डोमेन में है ही नहीं, तो 2 पे चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 2 अपना डोमेन के बाहर है। ठीक है, 2 डोमेन के बाहर है, तो हमको उस पर मैक्सिमम मिले मिनिमम मिले उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोले फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वन अब प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये बोले इसका रेंज बताओ। तो कैसे बताओगे? तो इसका सबसे पहले डोमेन फाइंड करना होगा। रेंज अगर पूछता है तो पहले हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं। एंड डोमेन फाइंड करने के लिए देखो दो फंक्शन एडेड है, तो इसका डोमेन निकालो। कैसे निकालोगे? तो x माइनस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है एंड स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए उसके अंदर वाला पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। तो पॉजिटिव या 0 कर दिए तो आ गया x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया अपना मान लो d1। फिर इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो 5 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और इससे x को इधर भेजोगे तो x लेस देन इक्वल टू 5, ये आ गया है। इसको मान लो d2। तो करोगे अगर d1 इंटरसेक्शन d2 तो क्या मिलेगा? ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये बोल रहा है 5 से छोटा या बराबर। ठीक है, तो 1 5, ये बोल रहा है 1 से बड़ा या बराबर, ये बोल रहा है 5 से छोटा या बराबर। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो 1 से 5 आ जाएगा। तो ये आ गया डोमेन अपना 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया अपना डोमेन। तो देखो डोमेन आया, एक फाइनाइट इंटरवल आया। ठीक है, डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल आया, तो इसका रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो रेंज फाइंड करने के लिए मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। dy बाई डी एक्स फाइंड करो, क्या होगा? आपको पता होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और रूट एक्स माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स माइनस 1, और एक्स माइनस 1 को फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये तो 1 ही होगा, तो कोई फायदा नहीं। फिर प्लस रूट 5 माइनस एक्स का क्या होगा? तो 1/2 रूट अंडर 5 माइनस एक्स, और 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो 5 का 0 और माइनस एक्स का -1, तो यहीं पे लिख देते हैं -1। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब क्या करना है? तो इसको 0 से इक्वेट करो, तो ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स माइनस 1 बराबर 1/2 रूट 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, और इसको आप स्क्वायरिंग कर लो और ऊपर लेके चले जाओ, तो x माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस एक्स आ गया। तो x को इधर लाओगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि 6, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब देखो ये चीज़ देखना जरूरी है कि 3 जो आया वो डोमेन में है कि नहीं। तो डोमेन में है, यानी हमको क्रिटिकल पॉइंट आया x का वैल्यू 3, एंड एंड पॉइंट क्या है? तो एंड पॉइंट डोमेन का है 1 and 5। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है f1 f3 एंड f5, ये तीनों चीज़ निकालना है, f1 f3 f5। और इसमें जो मैक्सिमम होगा वो होगा ग्लोबल मैक्स वैल्यू, और जो सबसे मिनिमम होगा वो होगा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। तो f1 निकालो, 1 इसमें पुट करो तो 0 आ गया, ये 0, 1 माइनस 1 0, और 5 माइनस 1 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना? तो 2 आ जाएगा, ये आ गया 2। फिर देखो 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2 मतलब रूट 2, और 5 माइनस 3 यहाँ भी 2, तो रूट 2 प्लस रूट 2 ये आ गया क्या? तो 2 रूट 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये 2 रूट अंडर 2, और 5 पुट करो, 5 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया 2। तो ये आ गया, देखो दोनों पे इक्वल आया। तो बोलेंगे सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा यही है 2, तो बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू कितना? 2, और ग्लोबल मैक्स वैल्यू कितना? ग्लोबल मैक्स वैल्यू कितना होगा? तो 2 रूट 2। तो इसका रेंज क्या आ गया? तो फंक्शन का रेंज आ गया 2 से लेकर 2 रूट 2 तक। ठीक है, तो इस फंक्शन का रेंज आ गया 2 से 2 रूट 2 तक, ये आ गया। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे रेंज फाइंड करते हैं अगर डोमेन ऐसे आए, मतलब एक फाइनाइट इंटरवल आए। ठीक है, अब देखो आपसे ये पूछे, ये तो आपको पता चल गया। अब मान लो क्वेश्चन दे ऐसे कि फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू लॉग बेस 2 और रूट अंडर x माइनस 1 अब प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स, इसका रेंज पूछे।
तो इसके लिए भी आपको यही फंक्शन एक लेकर चलना होगा और इसका रेंज फाइंड करना होगा। और लास्ट में देखो इसको मान लो u आप, तो u कहाँ से कहाँ आया, देखो अभी जस्ट आया 2 से कहाँ तक आया था, 2√2 तक आया था। तो हमको log u का रेंज चाहिए, तो log ले लो बेस 2 पे, तो लिख दो टेकिंग log ऑन बेस 2। ठीक है, बेस 2 पे log लोगे तो क्या होगा, log 2 टू द बेस 2। अच्छा, log 2 पे बेस लोगे, बेस 2 पे अगर log लोगे हर एक साइड में, तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, क्योंकि log बेस 2 पे जो log होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। और ये हो जाएगा क्या, log u बेस 2 और log 2√2 टू द बेस 2। तो क्या आ गया, log u बेस 2 कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर, और 2√2 का मतलब 2 का पावर 3/2, तो ये आ गया 3/2। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, 2 का पावर 3/2, देखो ये क्या हुआ, log 2 का पावर 3/2, अब बेस में भी 2 है। ठीक है, ये 2 का पावर 2√2 का मतलब 2 का पावर 3/2, तो ये 3/2 इंटू में आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 3/2 और log 2 टू द बेस 2, तो ये हो गया कितना 1, यानी हो गया वैल्यू 3/2। तो ये हो गया इसका रेंज, यानी अगर फंक्शन ये दे log लगा के दे तो इसका रेंज क्या हो गया, तो रेंज हो गया 1 से लेकर 3/2। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोले क्वेश्चन की फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और मान लो यहाँ पे x का वैल्यू दे दे, रेस्ट्रिक्ट कर दे 0 से लेकर कुछ भी, मान लो पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, यही थे। ठीक है, और बोले ये इसका रेंज फाइंड करो सिर्फ 0 से पाई तक। तो यहाँ पे डोमेन क्या किया, यहाँ पे डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, छोटा कर दिया, मतलब कि एक फाइनाइट इंटरवल दे दिया। तो यहाँ पे इसका रेंज फाइंड करने के पिछले क्लास में एक बताया था मेथड, कैसे, तो इसको स्क्वायर में बदल दो, परफेक्ट स्क्वायर में। उसके लिए आपको पहले कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना होगा, तो आप वैसे बदल के भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल जो मेथड सीखे हैं उस मेथड से बनाने जा रहे हैं। क्या करेंगे, तो dy/dx फाइंड करेंगे। dy/dx क्या होगा, तो 1 का 0 एंड 2 साइन एक्स का हो जाएगा 2 कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लगा दिए, और साइन एक्स इसको 0 से इक्वेट करना है। तो देखो कॉमन कर सकते हो 2 कॉस एक्स, तो बचेगा क्या, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्या, cos x इक्वल टू 0 एंड इसको 0 से इक्वेट करें तो हो जाएगा sin x इक्वल टू 1/2। ठीक है, sin x इक्वल टू 1/2 एंड cos x 0। तो cos x 0 करोगे तो x क्या आएगा, तो x आएगा π/2, और आपको ध्यान रखना इसी बीच में लेना है, 0 से π/2 के बीच में। तो cos x का वैल्यू π/2 आ गया बस, और sin x का वैल्यू हाफ करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको π/6 एंड 5π/6। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट आया, और एंड पॉइंट क्या है, तो 0 एंड पाई है, तो आपको लिखना है f0 फाइंड करना है, फिर f लो पहले एंड पॉइंट है f पाई फाइंड कर दिए, फिर इसके बाद से f π/2 फाइंड करना है, फिर f π/6 एंड अगेन f 5π/6, f 5π/6 फाइंड करना है। ठीक है, ये सारा कुछ फाइंड करना है। तो इसमें से जो सबसे मैक्सिमम आएगा वो ग्लोबल मैक्सिमम, एंड सबसे जो मिनिमम आएगा वो ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, तो f0 फाइंड करो तो क्या होगा, तो sin 0 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, और cos 0 1 होगा, तो 2 + 1 3 हो गया। फिर f पाई फाइंड करो, पाई पुट करो तो sin पाई 0 एंड cos पाई -1, एंड -1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि फिर से 2 + 1 3 ही आया। फिर निकालो π/2 पे, तो π/2 पे cos 0 हो जाएगा एंड sin π/2 1 होगा, तो 1 + 2 3। ठीक है, ये भी 3। और π/6 पे फाइंड करो, तो π/6 पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 + sin π/6 होता है 1/2, दैट इज
1, और cos पाई बाई 6 होता है कितना, तो √3/2, तो ये हो गया 3/4, तो ये कट के 3/2 एंड 2 प्लस 3/2 यानी कि 2 to 4 अब प्लस 3 7/2 आ गया। ठीक है, ये आ गया कितना 7/2। और 5π/6 पे निकालो तो 5π/6 पे आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन 5π/6 तो वही होगा, और कॉस 5π/6 क्या होगा, तो -√3/2, बट स्क्वायर करेंगे तो वही, मतलब यही वैल्यू आएगा, मतलब 7/2 ही आएगा, तो ये आ गया। तो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, मतलब ग्लोबल मैक्स वैल्यू लिखना होगा, तो ये देखो ये है 3 एंड 7/2 का मतलब 3.5, तो ग्लोबल मैक्स वैल्यू हो गया 7/2 एंड ग्लोबल मीन वैल्यू कितना हो गया, तो 3। तो रेंज क्या लिखोगे आप, तो रेंज लिख दोगे मिनिमम टू मैक्सिमम, दैट इज 3 to 7/2, तो 3 to 7/2 हो जाएगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल में आप रेंज फाइंड करोगे इसका, तो ये आ गया 0 से लेकर 3 से लेकर 7/2 तक। ठीक है, ये आंसर। तो आई होप आपका ये सब क्लियर हो गया होगा। इस मेथड से आप बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसका प्रैक्टिस कर लेना, आप खुद इसको बना लेना। ठीक है, y इक्वल टू √sin x प्लस √cos x। ठीक है, और यहाँ पे x भी गिवन है, x 0 से लेकर गिवन है π/3 तक। ठीक है, तो इसका आपको रेंज फाइंड करना है, इसका रेंज फाइंड कर लेना, लिख रहे हैं फाइंड रेंज। ठीक है, रेंज आपको फाइंड करना है। मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ ताकि आप मैच कर लो आंसर। तो आंसर आएगा इसका 1 से लेकर 2 to the power 3/4, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपका आंसर आया तो आप समझ लेना कि आपका सही है, अदरवाइज सही नहीं है, फिर से चेक करना। तो ये हो गया। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 साइन √5 π²/9 - x²। तो यहाँ भी अगर पहले हम डोमेन फाइंड करें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है, π²/9 - x², ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो x² को इधर लाओगे तो x² लेस देन इक्वल टू π²/9, और देखो x² क्या है, x² एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप अपने से लगा सकते हो x² 0 से लेकर π²/9 तक। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे फिर से अब आप इसका डोमेन निकालोगे तो डोमेन एक्चुअली आ जाएगा क्या, यहाँ से डोमेन आ जाएगा x² लेस देन इक्वल टू था π²/9। तो अब मॉड का तो आपको कंसेप्ट मालूम नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, x हो जाएगा -π/3 से लेकर π/3 तक। ठीक है, तो ये है x का वैल्यू। अब x का वैल्यू देखो, ये मतलब डोमेन ये आ गया, ये डोमेन है, तो डोमेन ये है, तो ये क्या है, ये एक फाइनाइट इंटरवल है। तो ये फाइनाइट इंटरवल है तो हम लोग को वही मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करना होगा। और यहाँ पे साइन है, और साइन, और ये भी देखो ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। जैसे x² अगर 0 से लेकर π²/9 रखेंगे x² का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर π²/9 तक। ठीक है, और उसका रूट करेंगे तो 0 से π/3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो डायरेक्टली हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y मैक्स, तो हो गया 3 साइन √π²/9 माइनस, ध्यान से देखना साइन का मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का ग्राफ ऐसे होता है, तो एंगल जितना बढ़ेगा उतना ही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो एंगल जितना बढ़ेगा फंक्शन का उतना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब सोचो एंगल को ज़्यादा रखना है, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एंगल को ज़्यादा रखना है। ज़्यादा कब आएगा एंगल, तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये वेरिएबल का वैल्यू सबसे मिनिमम हो तब ना जाके ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मिनिमम सब्ट्रैक्ट हो तब जाके ये एंगल मैक्सिमम होगा, और एंगल मैक्सिमम तो साइन का वैल्यू भी मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा क्या, 3 साइन √π²/9, और x² का देखो मिनिमम वैल्यू कितना है, तो 0 है, तो ये हो गया कितना, तो 3 साइन और π²/9 का स्क्वायर रूट π/3, तो ये हो गया 3, और साइन π/3 हो गया कितना,
तो √3/2, तो ये हो गया 3√3/2, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या चाहिए, तो अब आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, वाई मीन। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 3 sin √π²/9 माइनस, अब हमको मिनिमम वैल्यू तब मिलेगा जब एंगल मिनिमम हो। एंगल मिनिमम कब होगा, जब ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है x² ये मैक्सिमम हो जाए। दैट इज हमको लिखना होगा यहाँ पे x² मैक्स, ठीक है। तो ये हो गया 3 sin √π²/9 माइनस, अब x² का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, तो π²/9 ही है, तो आप रख दो यहाँ पे π²/9, तो ये हो गया 0, और 3 sin 0 का वैल्यू तो 0 ही होगा, तो ये हो गया 0। तो मिनिमम वैल्यू आपको मिल रहा है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है 3√3/2। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा आपका मिनिमम से मैक्सिमम, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक, तो 3√3/2 तक। ये हो गया अपना रेंज 0 से 3√3/2 तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इसी पे एक और देते हैं, चलो y मान लो इसका रेंज पूछे, y 3 मान लो कॉस दे दे, 3 cos √, सेम क्वेश्चन, π²/9 माइनस x²। तो डोमेन वैसे ही आएगा, मतलब x² का वैल्यू 0 से लेकर π²/9, ठीक है। यहाँ पे मेन हमको x² का वैल्यू देखना है, क्योंकि यहाँ पे x² सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसी का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लेना है, तो इसलिए हम लोग इसका वैल्यू लिख दिए। अब फिर हमको चाहिए y मैक्स, मैक्स चाहिए। तो देखो कॉस जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे होता है, मतलब इसका एंगल जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतना ही घटेगा। तो हमको चाहिए इसका ज़्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कॉस का। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब एंगल छोटा होगा, तो एंगल छोटा रखना है, ठीक है। मतलब 3 cos और ये हो गया π²/9 माइनस, अब एंगल छोटा रखना है। एंगल छोटा कब होगा, जब सब्ट्रैक्ट होने वाला मैक्सिमम हो, ठीक है। दैट इज रखना होगा x² का वैल्यू कितना, मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया, 3 cos √π²/9 माइनस x² का मैक्सिमम वैल्यू देखो कितना, π²/9 है, तो ये 0 हो गया। दैट इज 3 cos और ये देखो एंगल कितना 0, तो cos 0 का वैल्यू तो 1 ही होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिल गया कितना 3। अब यहाँ यहीं पे लिख दो y मीन, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 3 cos √π²/9 माइनस x²। ध्यान से देखना यहाँ पे हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तब मिलेगा जब एंगल मैक्सिमम हो। एंगल मैक्सिमम कब मिलेगा, जब कम से कम सब्ट्रैक्ट हो, यानी इसका मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब 3 cos √π²/9 माइनस, और x² का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो 0 है, तो 0 लिख दिए। तो ये हो गया 3 cos और π²/9 का स्क्वायर रूट कितना, तो ये हो गया π/3 और 3 cos π/3 कितना, तो 1/2, यानी हो गया 3/2। तो देखो इसका रेंज लिखना है, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम देखो मिला है हमको वैल्यू 3/2 एंड मैक्सिमम मिला है कितना, तो 3। तो आंसर हो गया 3/2 से लेकर 3 तक, ठीक है। ये हो गया रेंज अपना। तो ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे काम करेंगे, ठीक है। तो साइन में हो तो साइन जो है वो इंक्रीजिंग होता है, तो इसमें हम लोग इंक्रीजिंग के जैसा देखें, मतलब हमको मैक्सिमम चाहिए था तो एंगल को मैक्सिमम रखें और मिनिमम वैल्यू के लिए एंगल को मिनिमम रखें, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे जो कॉस था उसमें मैक्सिमम के लिए एंगल को मिनिमम रखें एंड मिनिमम के लिए एंगल को मैक्सिमम रखें। अब देखो अगर हमको ये चाहिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, बोले कि फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू, मान लो देते 5 sin √4π²/9 माइनस x²। इसका रेंज पूछे तो ध्यान से देखना इसका रेंज कैसे निकालेंगे। तो बहुत स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। देखो 4π, पहले तो आप लिख लो 4π²/9 माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x² को इधर लाओगे तो क्या होगा, तो
तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4π²/9, और 0 से बड़ा तो अपने आप से लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर आ गया 0 से लेकर 4π²/9, ठीक है। वैसे x का वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, बट आप लिख सकते हो x का वैल्यू होगा -2π/3 से लेकर 2π/3, ठीक है। अब देखो साइन का एंगल है, यहाँ पे साइन का एंगल है, कहाँ तक जा रहा है, तो 2π/3 तक जा रहा है। तो ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से जंप कर गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी एंटर किया। तो देखो ग्राफ एक्चुअली क्या होता है, ग्राफ होता है ये साइन का ग्राफ ऐसे होता है। तो 2π/3 तक लेना है, तो ये मान लो 2π/3 है, 2π/3, और ये है मान लो π/2, ठीक है, ये 0। तो देखो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, या मतलब मिनिमम लिख लो, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखोगे 5 साइन और कितना था 4π² माइनस। अब देखो हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, तो एंगल मिनिमम होना चाहिए, और एंगल मिनिमम कब होगा, जब मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा, और मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 4π²/9, तो डायरेक्ट लिख देना 4π²/9। तो ये हो गया कितना, तो 5 × साइन 0, तो साइन 0 0 यानी 0 आ गया मिनिमम वैल्यू। तो सही है ये, तो ठीक है, 0 मिनिमम वैल्यू, आपको ग्राफ से दिख रहा है कि सबसे छोटा वैल्यू 0 है। अब देखो क्या स्टूडेंट गलती करते हैं वो अब पता चलेगा। वाई मैक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो 5 साइन √4π² माइनस। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो साइन का एंगल मैक्सिमम होना चाहिए, ये आप सोचोगे। तो एंगल मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, तो एंगल मैक्सिमम आप का तब आएगा जब ये सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो सबसे छोटा हो। तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सबसे छोटा क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 है, तो 0 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 साइन और 4π² माइनस 0 करोगे तो 2π/3 आएगा, और ये आ जाएगा 5 साइन 2π/3 का वैल्यू होता है √3/2, यानी हो जाएगा 5 √3/2। अब ध्यान से देखना 2π/3 पे ये आया 5 √3/2, बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये जो है ये सबसे बड़ा वैल्यू नहीं है, ये आपको तो फंक्शन ऐसे बढ़ा और फिर घट गया, तो ये सबसे एंगल सबसे बड़ा रखे। तो इस केस में इस क्वेश्चन के लिए π/2 से जब आगे बढ़ जाए तो ये अब बड़ा वैल्यू नहीं रहा, बड़ा वैल्यू तो π/2 पे ही मिल गया, ठीक है। मतलब आपको एफ मैक्सिमम निकालना है, तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो ये हो जाएगा गलती। आपको एफ मैक्सिमम क्या करना है, तो ये मिलेगा π/2 पे, यानी 5 साइन और अपने मन से लिख दो π/2, क्योंकि एंगल जब साइन का π/2 रखोगे तब जाके मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 5 × साइन π/2 1, यानी हो गया 5। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 5 और मिनिमम वैल्यू कितना 0, तो इसका रेंज जो होगा वो हो जाएगा क्या, तो रेंज हो जाएगा 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये आंसर सही होगा। कोई अगर आंसर ये लिखे 0 से लेकर 5 √3/2 तक, तो ऑप्शन में तो ये भी अवेलेबल होगा, तो आप टिक कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आप ये बात का ध्यान रखना, रेंज होगा इसका क्या 0 से 5, ठीक है। तो ये अगर हो ऐसे, मतलब कि इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे 4π² माइनस x² आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना है, ठीक है। चलो एक और इस पे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको अपने से प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन है y = 5 cos और सेम 4π² माइनस x², ठीक है। इसका आपको रेंज फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड रेंज। तो इसका आपको रेंज फाइंड करना है और बताना है कितना आता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा -5π/2 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, अगर आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। आप फिर से देखो, मिलाओ कंसेप्ट देखो फिर से, ठीक है। और कॉस का ग्राफ थोड़ा देखो, कॉस का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें तो ख्याल ही नहीं करना है, इसमें मतलब कि जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है।
मतलब इसमें ये कॉस का ग्राफ और साइन का ग्राफ डिफरेंट था, तो यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इस ग्राफ को ख्याल करते हुए, मतलब होता है ना ये पाई पे होता है -1, तो 2π/3 पे क्या होगा, 2π/3 पे ये हो जाएगा -1/2 वैल्यू। तो देख लेना आप इतना आ रहा है कि नहीं। तो ये था हम लोग देखें रेंज फाइंड करने का तरीका अगर डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल में आए। तो इस केस में हम लोग यूज़ किए मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। और देखो ये जो टॉपिक है डोमेन रेंज और ये फंक्शन, ये इसके टफ होने का रीज़न ये सब भी है। देखो आगे पीछे का तो कंसेप्ट यूज़ हो ही रहा है, साथ में आगे का भी जो अभी पढ़े नहीं हो 12th में सबसे बाद में, मतलब कैलकुलस में पूरा बीच में पढ़ना है, वो चीज़ अभी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये चलो आप अगर समझ गए होगे अच्छे से तो टफ होगा नहीं, बट अगर मान लो कि थोड़ा सा नहीं समझे होगे तो फिर से वीडियो को देखो, फिर से थोड़ा और मेहनत करो तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए अपना घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।